हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। तो आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स का पहला सम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला सम लिख के दिया, ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ गोमती लिमिटेड वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज लिख के दिया है, असेट लिख के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। तो लिखा था नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स वेयर एज फॉलोज। इसका मतलब यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट लिख के दिए कुछ सालों का, ये जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट लिख के दिए। तो कैसे मुझे पता चला? देखो यहाँ पे लिखा है ना, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स वेयर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट लिख के दिया है, इस प्रॉफिट में ऑलरेडी टैक्स को एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो 2015 का प्रॉफिट इतना है, 14 का इतना है, 13 का इतना है, 12 का इतना है, 11 का इतना, सब लिख के दिया है। ओके। ऑन 31 मार्च 2015 द लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूज एट ₹3,75,000। ओके। तो 31 मार्च 2015 को जो वैल्यूएशन कर रहे थे बिल्डिंग का, तो पता चला कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 3,75,000, ठीक है। फिर आगे लिखा है द प्लांट एंड मशीनरी वेयर वैल्यूड एट ₹2,25,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू अभी 2,25,000 हो गया है। तो पहले कितना था वो बाद में देख लेंगे क्या करना है। फिर बाद में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंसिडर एट 8%। तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिख के दिया 8%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ओके। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के मुझे सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना है। और गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना लिख के दिया, 3 साल का। मतलब इन शॉर्ट मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकालने के लिए बोला गया है। ओके। फिर साथ ही साथ मुझे शेयर्स का भी वैल्यूएशन करने के लिए बोला गया, बोला कि फाइंड दी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स। ओके। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स का और पार्टली पेड अप शेयर्स का, दोनों का मुझे शेयर्स का वैल्यूएशन करने बोला है। और बोला था कंसिडरिंग द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज अ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन लिख के दी है। बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन शेयर्स में। बस आपको वो स्टेप्स फॉलो करना और इजीली आप लोग कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 स्टेप लिख के दिया, आपको ये 5 स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एफएमपी। तो एफएमपी बेसिकली ज़्यादातर केस में क्या होगा कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा ना, आपका एवरेज प्रॉफिट ही आपका एफएमपी बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमें निकालना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, टोटल असेट में से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। फिर हमारा तीसरा स्टेप है, हमें पता लगाना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे सेकंड स्टेप से मिलेगा, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलवेज, ठीक है। फिर बाद में हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें गुडविल निकालना, तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट हमें फोर्थ स्टेप से मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका यूटिलाइज करके हम लोग गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर साथ ही साथ इस क्वेश्चन में बोला गया है, जो मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ उसमें बोला गया है कि शेयर्स का भी वैल्यूएशन करना है। वो भी कौन से मेथड के हिसाब से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से अगर मेरे को शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, तो इसका फॉर्मूला है नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, बट नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने हम फॉर्मूला लिख के दिया है। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर मुझे पता लगाना है, तो आपको क्या करना है, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा सेकंड स्टेप से, यहाँ पे हम लोग जो पता लगाएंगे, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको प्लस करना है गुडविल जो आप लोग निकालोगे, उसमें से माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्लस करना है कॉल इन एरियर्स। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में बताया रहेगा, तो वहाँ पे अगर आपको डिटेल में समझना है तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर से जानना है तो ये आप लोग फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब सीधा, अभी मुझे एफएमपी पहले निकालना पड़ेगा। तो एफएमपी निकालने के लिए मैंने आपको टेक्निक वही बताया है कि
एफएमपी को निकालने के लिए एक लेंदी प्रोसेस रहता है, एक शॉर्टकट प्रोसेस रहता है। बट ये वाले सब में हम लोग को शॉर्टकट प्रोसेस ही फॉलो करना है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी पास्ट एक्सपेंस, फ्यूचर एक्सपेंस ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया है। सीधा सीधा आपको नेट प्रॉफिट लिख के दिया आफ्टर टैक्स पूरे 5 साल का। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख के दिया कि कोई मेरा पास्ट एक्सपेंस है, पास्ट इनकम, पूरा क्वेश्चन मैंने रीड किया। तो सीधा मैं क्या करूंगा, जितने साल का मेरे को प्रॉफिट लिख के दे उसका एवरेज निकाल लूंगा, और ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एफएमपी मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 320। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफएमपी। तो एफएमपी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफएमपी को निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। आपका एवरेज जो प्रॉफिट आएगा वही आपका एफएमपी हो जाएगा। तो पहले आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट, तो मुझे क्वेश्चन में 2015 का प्रॉफिट लिख के दिया 1,72,500। सेकेंड ईयर का लिख के दिया 1,50,000। थर्ड ईयर का मुझे लिख के दिया 1,87,500। फोर्थ ईयर का लिख के दिया 1,80,000। एंड फिफ्थ ईयर का मुझे लिख के दिया 1,35,000। तो टोटल 5 साल का मैंने प्रॉफिट जो लिख के दिया तो वो मैंने यूज़ कर लिया, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो मैं सबको प्लस करके आपको दिखाता हूँ। तो पहला है 1,72,500 प्लस, यहाँ पे करता हूँ, प्लस 1,50,000 प्लस 1,87,500 प्लस 1,80,000 प्लस 1,35,000। तो टोटल आता है 8,25,000। लिख देता हूँ, 8,25,000 डिवाइड बाय 5 करूँगा तो मुझे मेरा आंसर आ जाएगा 1,65,000। तो ये मेरा आ गया एफएमपी। तो देयर फोर एफएमपी इज इक्वल टू 1,65,000। ठीक है। फिर हम लोग को सेकंड मेथड मतलब सेकंड स्टेप फॉलो करना है, जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो टोटल असेट में से माइनस करने का एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है। तो मैं फॉर्मेट के वे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, पर्टिकुलर्स लिखा, और ₹2 बना देता हूँ। तो नंबर 1, तो सबसे पहला मुझे लैंड एंड बिल्डिंग लिख के दिया, तो पहले मैं सारे असेट, सॉरी, तो पहले मैं लिखता हूँ असेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। तो जो कंपनी वो असेट्स को लेके जा रही है, तो कौन कौन से असेट्स को कौन सी प्राइस पे लेके जा रही है, पहले मैं सारे असेट्स लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कौन सा किसके अंदर प्राइस जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सनरी डेटर्स, कैश एंड बैंक। तो टोटल इतने एसेट्स हमें क्वेश्चन में लिख के दे रहे हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपका एवरेज प्रॉफिट का मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट 5 साल का मैंने कैसे लिखा है, देखो। तो 2015 का प्रॉफिट 1,72,500 था, तो मैंने 1,72,500 लिखा। देन उसी तरह 1,50,000, 1,87,500, 1,80,000 एंड 1,35,000। तो इस तरह 5 साल का मुझे प्रॉफिट लिख के दिया है। दिखाई दे रहा है? बस। तो मैंने सारे 5 साल के प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा, 5 से डिवाइड कर दे, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, और मेरा एवरेज प्रॉफिट है मेरा एफएमपी हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे। तो टोटल एसेट मतलब यहाँ पे देखो, टोटल एसेट्स में यहाँ पे जितने भी असेट्स है ये मेरे सारे के सारे टोटल एसेट्स हो गए। बट लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 3 लाख लिख के दिया है, तो क्वेश्चन में अगर नीचे आपको नया वैल्यू लिख के दिया है फिर आपको वो कंसिडर करना है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे 3,75,000 लिख के दिया, तो इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपको यहाँ पे 1,72,500 नज़र आता रहेगा, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो उसका न्यू वैल्यू लिख के दिया 2,25,000।
उसी तरह अगर मैं स्टॉक चेक करूँ तो स्टॉक में तो कुछ भी कम ज़्यादा करने नहीं बोला है, संडे डेटर भी नहीं बोला है, कैश भी नहीं बोला, तो एज इट इज़ उनको वही बुक वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। भले जिनके बारे में कुछ बोला गया रहेगा तो उनका वैल्यू कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमेशा आपको नया वैल्यू रिकॉर्ड करना है, अगर कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज़ वही वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। तो टोटल एसेट्स का ये सबका वैल्यू लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बताता हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग नया वैल्यू है 3,75,000। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 2,25,000। स्टॉक के बारे में तो कुछ नहीं बोला तो एज इट इज़ वही आएगा 4,50,000। सन्डी डेटर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब एज इट इज़ वही वैल्यू आएगा 9,07,500। कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो एज इट इज़ 20,000 कैश आ जाएगा। और बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब 1,30,000 एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगा। बस अब ये सबको प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल असेट्स आ जाएगा। तो 3,75,000 प्लस 2,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 9,07,500 प्लस 20,000 प्लस 1,30,000। तो आंसर आता है 21,07,500। ये आपका टोटल असेट्स आ गया। ठीक है, अब इसी में से हम लोग माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो मैं पीछे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सेम वही टू बी कंटिन्यू फॉर्मेट है। अब मैं नंबर 2 पे लिखूंगा माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करना है, तो मैंने इस केस में आपको बताया था क्वेश्चन में कि आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों को छोड़ के बाकी जो कुछ भी होगा ना वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएगा। इनको छोड़ देना है, बाकी जो भी होगा आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ। तो ऑथोराइज कैपिटल लिख के दिया तो छोड़ दो, इशूड पेड अप कैपिटल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर कैपिटल हो गया। तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड, तो ये मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो गए। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि मैंने किन किन बाहर वाले लोगों से मैंने पैसा लिया है उधार पे, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो ये सब शेयर कैपिटल का पार्ट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, इसलिए ये नहीं आएगा, बाकी जो बच जाएगा वो सब आ जाएगा। अब मैं उसी को देख देख के यहाँ पे उतारता हूँ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मुझे लिख के दिया है 32,000। फिर मुझे क्रेडिटर्स मुझे लिख के दिया है, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स लिख के दिया है 1,15,500। फिर मुझे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लिख के दिया है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 67,500। एंड प्रपोज डिविडेंड मुझे लिख के दिया है, प्रपोज डिविडेंड 1,12,500। बस ये सबको प्लस कर देंगे तो मुझे मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ तो 32,000 प्लस 1,15,500 प्लस 67,500 प्लस 1,12,500, तो आता है 3,27,500। तो ये लेस होने वाला है, इसलिए इसको ब्रैकेट में ऐसे हाईलाइट करेंगे, फिर इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने टोटल असेट्स मारा था वो टोटल एसेट में से उसको लेस कर दूंगा। तो मेरे टोटल एसेट्स कितना आया था देखो यहाँ पे, तो 21,07,500 इसमें से लेस कर दूंगा 21,07,500, इसमें से लेस करता हूँ 21,07,500, तो आंसर आता है 17,80,000। तो ये जो 17,80,000 आया, यही आपका बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप हमने क्या निकालना, जैसे मैंने आपको बताया था मैं वही फॉलो करा, कुछ अलग नहीं फॉलो करा। पहले एफ एम पे निकालता तो मैंने एफ एम पे निकाल लिया। फिर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट, तो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड फॉर्मूला फॉलो करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कैसे मिलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट मुझे
फॉर्मूला अप्लाई करके मिलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने निकाला 17,80,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें लिख के दिए 8%। आपको दिखा देता हूँ। देखो, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंसिडर एट 8%। दिखाई दे रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंसिडर एट 8%। तो 8% फॉलो करेंगे, बस अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इंटू 8%, तो ये आता है 1,42,400। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, जैसा मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिए वही फॉलो करना है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी तो मुझे पहले स्टेप से मिला है, तो पहले स्टेप में मेरा एफएमपी है 1,65,000। दिखा देता हूँ आपको, देखो एफएमपी आपका 1,65,000 है, तो वो लिख दिया। फिर बाद में नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो यहाँ पे है 1,42,400। अब इसमें से इसको माइनस कर दूँगा, तो 1,65,000 माइनस 1,42,400, तो आता है 22,600। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट स्टेप है गुडविल। तो गुडविल मुझे कैसे मिलेगा, जैसे वैसे ही सेम। तो गुडविल अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो मेरा आया 22,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख के भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे, तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट और लॉस 5। तो 5 years नहीं लेना है, ईएस परचेज वाला जो डेटा रहेगा वो लेना है। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटू 3 करता हूँ तो 67,800। तो ये मेरा आ गया गुडविल। तो गुडविल इस तरह मैंने निकाल लिया। ओके, अब उसके बाद हम लोग शेयर्स का वैल्यूएशन करेंगे, शेयर्स भी निकालने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन शेयर्स में सबसे पहला टेक्निक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से अगर मुझे शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यू पर शेयर कैसे मिलेगा मुझे, वैल्यू पर शेयर तो नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने उधर फुल फॉर्म लिख के दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलेगा, तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, वो आपको फॉलो करना है। तो देखो, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर मुझे पता लगाना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस करना है गुडविल, माइनस करना है प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्लस करना है कॉलन ईयर्स। वापस यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ। तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अगर मुझे पता लगाना है,
तो मुझे कैसे मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस कॉल इन एरियर्स। ठीक है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 17,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड वही सेम कॉपी करना है, इसके लिए आपको अलग से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 17,80,000 प्लस गुडविल, तो मेरा गुडविल कितना आया था? 67,800। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 67,800 प्लस, सॉरी, माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। बट ये वाले क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख के नहीं दिया, आपको दिखा देता हूँ। देखो कहीं पे भी आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल ना, देखो ये इक्विटी शेयर्स लिखा है, इशू पेड अप इक्विटी लिख के दिया है, कॉल इन एरियर्स लिख के दिया है, बट कहीं पे भी आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख के नहीं दिया है, इसलिए वो नहीं आएगा। अब सीधा क्या करेंगे, ऐड करूँगा कॉल इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स कितना लिख के दिया यहाँ पे मुझे? 2,000। बस ये ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलसी पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे। तो 17,80,000 प्लस 67,800 प्लस 2,000, तो आंसर आता है 18,49,800। ये आपका आ गया नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बस अब फॉर्मूला वही अप्लाई करूंगा, वैल्यू पर शेयर। तो नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मेरा आया 18,08,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया है देखो यहाँ पे issued and paid up 15,000 equity shares of rupees 100 each। 15,000 equity shares दिख रहा है, ये 15,000, बस उसको 15,000 से डिवाइड कर देंगे। तो 18,49,800 डिवाइड बाई 15,000 करता हूँ, तो शेयर्स का प्राइस आता है 123.32। ये आ गया। तो ये जो शेयर्स का वैल्यू है इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप। बट मुझे पार्टली पेड अप का भी निकालने के लिए बोला है, दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन में। अब पार्टली पेड अप, तो पार्टली पेड अप शेयर्स का निकालना रहेगा, तो जो फुल्ली पेड अप का वैल्यू आता है 123.32, उसमें से उन लोगों ने, पार्टली पेड अप वाले ने कितना पैसा पे किया है? 20 रुपीज़। तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, नहीं, उन लोगों ने 20 रुपीज़ पे नहीं किया है। ओके, तो इसमें से लेस हो जाएगा, तो उनको इतना पैसा मिलेगा। तो इसमें से अगर मैं लेस करूँ तो 103.32, मतलब जिन लोगों का पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको इतना पैसा मिलेगा, और जिन लोगों ने पूरा पैसा भरा है उनको 123.32 मिलेगा। वो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बोला फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो जो पहला हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करके जो वैल्यू निकालते हैं ना, और जो आंसर आता है वो ऑटोमेटिकली फुल्ली पेड अप ही होता है, तो आपको अलग से कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मूला जो बना है फुल्ली पेड अप का ही बना हुआ है। फिर उसमें से पार्टली पेड अप का कैसे मिला, तो देखो यहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा, ये कॉल इन एरियर्स एट ₹20 ईच 2,000, मतलब कॉल इन मतलब शेयर होल्डर ने अब तक 20 रुपये नहीं भरा है। ओके, तो इन लोगों ने 20 रुपये नहीं भरा, तो 20 रुपये का इनका लॉस हो जाएगा। तो टोटल इतना पैसा मिलने वाला था, लेकिन वो लोग ने इतना नहीं भरा है, तो इतना नहीं मिलेगा। तो 103.32 इतना पैसा उनको मिलेगा। बस, तो इस तरह मैंने आपको इंटरेस्टिंग वैल्यू मेथड बता दिया। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।